इमरान खान जो है वो जेल से कैसे हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत करेंगे? इस दिलचस्प सवाल पर आने से पहले हमारे सामने दो और ख़बरें हैं। पहली, पंजाब काबीना ने अपनी सूबाई एयरलाइंस लाने की मंजूरी दे दी है, और दूसरी खबर कराची जेल से कैदियों का तारीख का सबसे बड़ा फरार है, जिसमें 100 से ज़्यादा मफरूर कैदियों की तलाश जो है 2 रोज़ के बाद भी जारी है। लेकिन पहले आते हैं एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तश्कील की खबर पर, जिसकी मंजूरी जो है पंजाब काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ दी। पंजाब की इस नई एयरलाइंस के हवाले से तफसील का भी इंतजार है, लेकिन इब्तदाई खबर के हवाले से भी चंद बुनियादी सवालात सामने आते हैं। पहला और सबसे अहम सवाल ये कि जी, एक तरफ वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि हमारी और आपकी जो PIA है उसकी निजकारी की सड़तोड़ कोशिशें कर रही है, और हुकूमत के ऐवानों में भी जब प्राइवेटाइजेशन के हक़ में बात होती है तो ये जुमला सुनने को मिलता है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू रन द बिजनेस। लेकिन एक जानिब आप कौमी एयरलाइंस को बेचकर उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक और सरकारी एयरलाइंस जो है वो सूबाई सतह पर बना रहे हैं। ये मंतक जो है नाकाबिल फ़हम है। यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसका शुमार जो है वो कभी दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई कंपनीज़ में होता था, वो इन्हीं सियासी जमातों के मुख्तलिफ अदवार में जो है बिल्कुल घुटनियों पर आ चुकी है। या तो आप असूल तय कर लें कि जनाब सरकारी फ़ज़ाई कंपनियाँ जो हैं वो नहीं होंगी, लेकिन अगर एक को तबाह करके दूसरी एयरलाइंस शुरू करना जो है वो कहते हैं ना कि निजकारी फ़लसफ़े की बिल्कुल नफ़ी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अदवार में जनाब सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ही तबाह नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान रेलवेज, स्टील मिल्स जैसे और कई इदारे जो हैं वो मुनाफे से नुकसान में चले गए। वैसे PIA के हवाले से खबर अच्छी ये है कि 2024 के इख्तिताम जो है उसने 9.3 बिलियन के ऑपरेशनल मुनाफे पे किया है, और वो भी 21 बरस के बाद। तो अगर वो इदारा मुनाफे में आ सकता है तो फिर जनाब उसकी निजकारी क्यों? लेकिन नून लीग की वफाकी हुकूमत कहती है जी द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, लेकिन सूबाई सतह पर वही नून लीग की हुकूमत जो है पंजाब की एयरलाइंस लाना चाह रही है। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है पॉलिसी का कि एक ही सियासी जमात जो है वफाक में कुछ और बात करती है, सूबे में कुछ और बात करती है, एक जगह उसका कुछ और फ़लसफ़ा होता है, दूसरी जगह कुछ और फ़लसफ़ा होता है। नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने तस्लीम किया कि जी दुनिया भर में एयरलाइंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर चला रहा होता है। अगर उसमें वही भर्तियाँ और सियासी बुनियादों के ऊपर लोगों को इंडक्ट करना और उसका सारा बोझ फिर जो है वो एयरलाइन पे पड़ना, अगर वो काम वहाँ होगा तो यकीनन वो एयरलाइन भी कामयाब नहीं होगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की मैनेजमेंट को देखते हुए और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो स्ट्रिक्ट मेरिट पॉलिसी है उसको देखते हुए और हर चीज़ को जिस तरह वो माइक्रो मैनेज खुद कर रही हैं उसको देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब एयरलाइन इंशाल्लाह मुनाफे में रहेगी और एक मुल्क के लिए एक बेहतरीन सरमाया के तौर पर काम करेगी। लेकिन जनाब उन्हें जो है मरियम साहिबा से उम्मीदें और हमें तारिक फजल चौधरी साहब की जो मजबूरी है वो समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो क्या फिर इसका मतलब हम ये लें कि हर सूबा, हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल करें, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल करें, वो अलग अलग फ़ज़ाई कंपनियाँ कायम करेगा? ये पाकिस्तान के साथ आखिर हो क्या रहा है? कौमी झंडा बरदार PIA को ख़त्म करो और उसकी जगह सूबाई एयरलाइंस लाओ। क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को मजबूत करने की बातें हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या इस बात का नोटिस लेंगे? कैसे एक सियासी जमात की जो है वफाक में एक पॉलिसी है और सूबे में दूसरी पॉलिसी हो सकती है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो है इस कौमी अहमियत के मामले को SIFC की कसौटी पर परख कर देख लें, क्योंकि ये फैसला जो है निजी सरमायाकारी की हौसला शिकनी करेगा। वैसे हुकूमत पंजाब की ख्वाहिश कि जी सूबाई एयरलाइंस 1 साल के अंदर काम करने लगे, ये भी बड़ा एक दिलचस्प सवाल है। एयरलाइंस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के मुताबिक जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि RPT और जो उसका बाद एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको जारी करने में 2, 2.5 साल, 3 साल से कम का वक्त नहीं लेती है, कम से कम, यानी कि उसमें इतना वक्त लगता है, और जिसमें आपको पूरा बिजनेस प्लान देना होता है, फिर उसके एयरलाइंस के ऑपरेशंस को खड़ा करना होता है, उसके सेफ्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस शोबों को फाल बनाना होता है, फिर जहाज़ खरीदने या उनको लीज पे लेने का भी एक मरहला होता है। ठीक है ना, ये कोई लॉन का जोड़ा नहीं है कि आप बाजार से गए और जनाब अपनी बास्केट में लेकर आ गए। ज़राए का कहना है कि जी पहले मरहले में कम से कम 3 छोटे तैयारों का असूल भी जो है एक दिक्कत तलब काम बन सकता है, जिसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल दरकार होते हैं, क्योंकि मार्केट में बासानी जो है वो चीज़ें दस्तयाब नहीं होती हैं। वैसे आसार ये लग रहे हैं कि जी बाज़ अरबाब इख्तियार जो है वो PIA की कीमत पर सूबाई फ़ज़ाई कंपनी जो है ना खड़ी करना चाह रहे हैं। खुदा पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी इदारों पर रहम करे। तो जनाब हम बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की जानिब, यानी कि मलीर जेल से तारीख का सबसे बड़ा फरार, द ग्रेट एस्केप। 2 रोज़ बाद भी जो है 100 से ज़्यादा कैदी जो है मफरूर हैं, उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो पुलिस का असलहा छीन कर भागे हैं। इस वाक़े के बाद बाज़ पुलिस अफसरान जो हैं ओहदे से हटाए गए, उनको मुअत्तल किया गया। कैदियों को पकड़ने के लिए क्या जतन हो रहे हैं, जेल को कैसे तोड़ा गया, तहकीकात क्या कहती हैं, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहतरम सोलत जाफरी साहब से। सोलत, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने कैदी अब तक मफरूर हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या हो रहा है?
बहुत शुक्रिया अमरजिया साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आज तक की डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो पीर और मंगल की दरमियानी शब जो जेल ब्रेक हुआ था उसमें 216 कैदी जो है वो मौके से फ़रार हो चुके थे। इसके बाद आज तक 105 कैदी जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार भी किए हैं और उसमें कई कैदी ऐसे भी हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए वापस मलीर जेल जो है वो पहुँचे हैं। आज एक कैदी से हमारी गुफ्तगू हुई थी, उसकी जानिब से बताया गया है कि हम उस वक्त जिस वक्त ज़लज़ला आया है तो यहाँ तमाम तर कैदी जो है वो बाहर निकल आए थे बैरक से और फिर उसके बाद इन्होंने फरारी इख्तियार की थी और 3 गेट को पार करते हुए ये फिर मेन सड़क पर जो है वो आ गए थे, जिसमें से कुछ लोग शाह लतीफ़ और गुलशन हदीद की जानिब निकले और कुछ लोग मलीर और दीगर जौहर के इलाकों में जो है वो निकले। और उसके बाद अब तक ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ये कैदी न्यू कराची तक जो है वो जा पहुँचे हैं और फिर उसके बाद कराची से बाहर जाने की भी जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं। फौरी तौर पर कैदियों का प्रोफाइल क्या है सहूलत, मतलब किस किस्म के ये केसेस में मुलव्वस हैं, किन किन पे उनको सज़ा हो चुकी है? सर इंतज़ामिया जो हमें बताती है वो ये बताती है कि ये कैदी तो वो कैदी हैं जो कि मंशियात के आदी अफराद हैं और छोटे मोटे क्राइम जिसमें बैटरी चोरी और दीगर मोटरसाइकिल चोरी के जो है वो क्राइम्स में मुलव्वस हैं। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि इसमें जो जस्कम समेत दीगर जो बैंड तंजीम हैं उनके भी कारकुनान जो है वो इसमें मौजूद थे और इसके साथ साथ न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही जो बैंक रॉबरीज, डकैतीज़ और पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी होने वाले जो मुलजमान हैं वो भी मलीर जेल के अंदर जो है वो कैद थे जो कि फ़रार हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सर एक बड़ी जो है वो चौंका देने वाली बात यह है कि जो कैदी थे जिस वक्त वो फरार हुए हैं कोई ब्रेकअप नहीं मिला कि दहशतगर्दी के केसेस में कितने मुलव्वस थे कैदी? वो तो ज़ाहिर बहुत ही हाई प्रोफाइल होते हैं ना, अगर वो हैं या फिर जो इवन बैंक डकैती करते हैं वो भी मतलब बड़े केसेस होते हैं। बिल्कुल सर, वो एक बड़े केसेस होते हैं और उन केसेस के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ज़्यादातर कराची सेंट्रल जेल यानी जो हमारी जेल रोड के ऊपर बनी हुई है उस मुकाम पर जो है उनको रखा जाता है। कराची की सबसे बड़ी जेल जो है वो वैसे मलीर जेल है, लेकिन जो जिसमें ज़्यादा सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं और जो बड़े कैदी होते हैं, बड़े क्रिमिनल्स केसेस में उनके मुलव्वस होने की खदशात होते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है वो उनको सेंट्रल जेल में रखते हैं, कुछ को यहाँ पे भी रखते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि कोई मज़ीद तफसील मिली कि जेल को तोड़ा कैसे? ठीक है, ज़िलज़िला आ गया, उनको जमा कर दिया मैदान में, वहाँ से उनको मौका मिला निकलने का, कोई मजीद आई? क्योंकि हमने सुना असलाह भी छीना है और असलाह समेत गायब है, पुलिस वालों को मारपीट के उन्होंने असलाह ले लिया था। बिल्कुल सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि बताया जा रहा है, जो इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हो रही है और जो ज़रा ये दावा करते हैं वो बताते हैं कि 2000 के करीब का मजमा था जो कि बैरक से बाहर निकला है और जेल के अंदर ही उन्होंने पहले जो है वो मनसूबाबंदी करी और उसके बाद जो जेल का पहला दरवाज़ा था उसको तोड़ा और फिर दूसरे और तीसरे दरवाजे को जो है वो तोड़ते हुए ये लोग बाहर निकले हैं। और इसी दौरान जो जेल की सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार थे उनसे 3 SMGs भी जो है वो छीनी गई हैं, जिसमें से 2 SMGs अब तक गायब हैं। और बताया जा रहा है कि कैदियों ने जब SMGs अपने हाथों में ली तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 6000 कैदियों पे सिर्फ 10 की नफरी थी रात के वक्त में जो कि ड्यूटी पर मामूर थी। और ये जो जेल का अहता है इसके हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो ये तकरीबन कोई 4 से 5 एकड़ के ऊपर जो है वो इसकी अरादी है, जो कि सिर्फ 10 पुलिस एहलकार जो कि मौजूद थे उस वक्त जेल के अंदर जो उसको संभाल रहे थे, जो उसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। अच्छा मुझे क्विकली ये बता दें, वक्त बहुत कम है, कि कुछ पुलिस अफसरान पे भी सुना नज़ला गिरा है, क्या तफसीलात हैं उसकी? यकीनन बिल्कुल, देखिए IG जेल खानाजात को फौरी तौर पर जो है वो औहदे से हटा दिया गया है। DIG और सुपरिटेंडेंट ऑफ मलीर को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ ही न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ 25 ऐसे अफसरान एहलकार हैं जो कि मलीर जेल के थे, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया है। और आज वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी की जानिब से जो है वो विजिट किया गया था मलीर जेल का और उन्होंने ये बात बताई है कि तो मतलब मुअत्तल भी हो गए अफसरान, अच्छी खासी तादाद है। बहुत शुक्रिया सोलह साहब, आपने हमें जेल कहानी सुनाई। और जनाब अब हम बढ़ते हैं सियासत के झमेलों की तरफ। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी वो जेल से हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत खुद करेंगे। उन्होंने अपने आप को तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ भी मुकर्रर कर दिया, यानी कि पाकिस्तान की सियासी आँच में जो है इजाफा होने का इम्कान है, वो भी ऐसे वक्त में जब दुश्मन भारत का ख़तरा पूरी तरह टला नहीं है। लेकिन इन हालात की जिम्मेदार जो है हुकूमत भी है किसी न किसी तरह, क्योंकि जिसने हिज़्ब इख्तिलाफ पे जो है दबाव को बरकरार रखा हुआ है, यानी कि तंग आमद बजंग आमद। सियासी कैदियों की को सजाएँ मिल रही हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि जी मुतनाज़ा बाई इलेक्शन हो चुके हैं, तो झगड़ा तो जाहिर है कि बढ़ना ही था। समड़ियाल PP52 ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है। जिस दिन पोलिंग हो रहा था हमने 4 बजे जो फसाइयत, जो जबर, जो बदमाशी, जो धांधली, जो गुंडागर्दी वहाँ पे हो रही थी वो सब आपके साथ शेयर की। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था। पुलिस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने, बाहर ले जा के तशद्दुद कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा वोटर जो है डर जाए, ये खौफ व हिरास की जो है वो फिजा कायम हो और वोटर वहाँ पे वापस ना आ सके।
स्टफिंग की गई बैलेट पेपर्स की, पूरे पूरे बैलेट बॉक्सेस पीछे से भर के लाए गए थे और वो बैलेट बॉक्सेस रख के तो दूसरे उठा के वहां से ले गए। तो जनाब आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के क्या तेवर हैं। क्या हुकूमत कोशिश करेगी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक का ऐलान होने से पहले जो है बातचीत के जरिए मामलात को कुछ तय कर ले? सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमा जो है तारिक फजल चौधरी साहब, उनका कहना है कि जी हुकूमत जो है मुज़ाकरात की हामी है। मुज़ाकरात, अफ़ाम व तफ़हीम यही बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि तसादुम के रास्ते से हमेशा जो है वो प्रोलिफरेशन जो है वो होती है, तफरीक होती है, जिसका मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल हो सकता है। तो जनाब क्या दोबारा मुज़ाकरात हो पाएंगे? पीटीआई इन मामलात को कैसे देख रही है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की और सब पंजाब पीटीआई की जो है क़यादत भी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा अपना कीमती वक्त देने का। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को पार्टी का पैटर्न चीफ डिक्लेयर कर दिया है और इस बात का उन्होंने कहा है कि जी वो जो है इस मरतबा जेल से जो है तहरीक की क़यादत करेंगे। तो बताइए कि जेल से कैसे मुमकिन बनाया जाएगा तहरीक को चलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वैसे तो खान साहब को ना किसी ओहदे की ज़रूरत है। खान साहब के लिए तो अब हमें ये लगता है कि वज़ीर आज़म का ओहदा भी छोटा रह गया। जिस तरह से खान साहब ने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए जेल काटी है, मेरा ये ख्याल है कि बात ओहदों से बहुत आगे निकल गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जी जेल से कैसे तहरीक का आगाज़ करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि किन लोगों को ये लग रहा है कि अगर आपने 2 साल में वज़ीर आज़म खान साहब की तस्वीर को बैन कर दिया, उनके नाम को बैन कर दिया, उनकी आवाज़ को बैन कर दिया, उसके बावजूद भी अभी ये जो होने वाला रिसेंट इलेक्शन है ये बताता है कि अवाम सिर्फ वो जो कैदी नंबर 804 है उसकी कॉल पर लब्बैक कहती है, उसकी कॉल पर निकलती है, उसके लिए निकलती है और यही समझती है कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो उनके आने वाले मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है, वो इस मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसकी हर बात का साथ देती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस बात पर कमेंट करें वो उसी तरह के अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो पहले ये कहते थे कि हम इमरान खान को माइनस कर देंगे, जो पहले ये कहते थे कि इमरान खान पर हमने रेड लाइन लगा दी है। अवाम कल भी उसी लीडर के साथ थी, अवाम आज भी उसी लीडर के साथ है, जिससे आप तो कैदी नंबर 804 कहते हैं लेकिन हम वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जो अवाम के दिलों में, अवाम की सोच में बसता है। ये तो एक वो हो गया ना कि जो उनकी पॉपुलैरिटी, मकबूलियत है, आप उसकी बात कर रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मकबूलियत होती है उसको आप लेवरेज नहीं कर पाते अमली सियासत के अंदर। हमने देखा कि कई मरतबा माजी में PTI ने जो है तहरीक का ऐलान किया, एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन उसको पजीराई नहीं मिल सकी और ज़ाहिर है कि उसमें क्रैकडाउन भी हो रहा है, आप लोगों की दाखिली प्रॉब्लम्स भी उसमें शामिल हैं, लोग अरेस्ट भी हुए हुए हैं। तो इस मरतबा कैसे, क्या ऐसा तब्दील करेंगे कि आप जो तहरीक चलाने की बात करें उसको कामयाबी से हमकिनार कर सकें, उसके मतलूबा नताइज ला सकें? जनाब आमिर साहब देखें, तहरीकों की कामयाबी नाकामयाबी किससे मैयर होती है? मेरे लिहाज से तो तहरीकों की कामयाबी, मतलब मैं रिसेंट आपको एग्जांपल्स देती हूँ। लाखों का मजमा था, इस्लामाबाद आया, पुरअमन तौर पर आया, आपको गोलियां मारनी पड़ी। आप उस तहरीक को क्या कहेंगे? आपको पूरे मुल्क को बंद करना पड़ा, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद वही तहरीक हर गली गली, हर शहर में शुरू हो गई। लोगों ने अपनी गली में, मोहल्ले में, शहरों में NA पर, PP पर निकलना शुरू कर दिया, कन्वेंशंस शुरू कर दिए। लेकिन क्या था, आप उसको रोक नहीं सके। कई रूल ऑफ लॉ के नाम पर कन्वेंशन शुरू हो गए, कई जो है इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान को लाना है, किसान बचाना है, इमरान खान को लाना है। देखिए फेजेस शुरू हो गए तहरीक के। यही तो मैं कहती हूँ, बात समझने के लिए ये है कि आप क्या करते हैं। हम आपको जलसे के लिए कहते हैं, आप जलसा रोकते हैं, हम पूरे मुल्क में जलसे करा देते हैं। मींस कि हम हर NA लेवल के ऊपर रैलीज निकाल लेते हैं, लोगों को मुतहरिक कर लेते हैं। आप हमें रोकने की कोशिश करते हैं योम तासीस मनाने से, हम यूनियन कौंसिल तक PTI को फैला देते हैं। सो तहरीक तो किसी एक दिन ना रुकी है ना रुकेगी। अब ये जिद्दोजहद, ये मकसद बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो कोई डेडलाइन रखी है आप लोगों ने कि अब दोबारा से तहरीक का आगाज़ करने की, एक ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से, कोई है आपके जहन में कि जी अगले माह होगा, इसी माह होगा, 2 महीने बाद होगा? कोई
देखें, वज़ीर आज़म खान साहब ने कल बिल्कुल बता दिया है क्लैरिटी से, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये जो इस मामले में उनकी नुमाइंदगी का हक है उन्होंने दिया है अपोजिशन लीडर साहब उमर अयूब साहब को, और उन्होंने तहरीक को जो एग्जीक्यूट कराना है, जो लीड करना है, उसके फ़राइज़ उन्होंने दिए हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब को। हम जाहिर है PTI एज ए पंजाब के हेड के तौर पर हमने अपनी एडवाइजरी की मीटिंग की है, हमने अपना एक लाया अमल तैयार किया है। उस लाहे अमल को हम अपनी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म खान साहब से शेयर भी करेंगे, और फिर उनकी तरफ से जो भी हम तक पहुँचेगा तरीक़ाकार, उस पर हम आगे चलते हुए बिल्कुल मोबिलाइजेशन करेंगे। और देखें, ये कोई डेडलाइन या उसकी बात नहीं है, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि रूल ऑफ लॉ की लड़ाई है, 26वीं तरमीम की लड़ाई है, जजेस को आज़ाद कराने की लड़ाई है, इस मुल्क में आइन और कानून की बहाली की लड़ाई है, जमहूरियत की बहाली की लड़ाई है, वोट को इज्जत देने की लड़ाई है। देखिए, ये कोई पर्सनल जंग तो नहीं है, हमने कोई एवन फील्ड तो नहीं बचाना, हमने कोई जाती उमरा या बिलावल हाउस तो नहीं बचाना। हमारी जंग तो नजरिए की बात है, हमारी जंग तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए है। और ये स्ट्रगल एक उस चीज़ की स्ट्रगल है कि आप ये सोचेंगे ये तो उस वक्त तक एक रहेगी, एक तहरीक जारी रहेगी, और इसके मरहले आएंगे, शायद कहीं पर हमें सेट बैक भी आए, कहीं पर हमें हार भी आए। जैसे मैं समड़ियाल को कहूँगी, समड़ियाल में बज़ाहिर वो हमें उन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन वो हमें हरा नहीं सके। हम जीत गए, और वो जो है धांधली धौंस धमकियां करके भी वो हार गए। और लेकिन क्या हुआ उस दिन? हारा क्या? जमहूरियत हारी। उस दिन हारा क्या? मैं खता कलामी करूंगा, मैं चाहूंगा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बाई इलेक्शन पे आती, जो आपने फरमाया, आपने कुछ नुकात तो बता दिए की वायलेशन हुई जी, आपने कुछ नुकात तो बता दिए कि जो आप लोगों के चार्टर का हिस्सा होगा, अगर मैं उसको चार्टर कहने की जसारत कर सकूं कि 26वीं तरमीम को आप ख़त्म कराना चाहते हैं आप जनाब, और क्या क्या आपके मुतालबात, कोई 7-8 क्या होंगे, कितने नुकाती आपका एजेंडा होगा? कि जैसे आप जमहूरियत की बहाली की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें जी, तो कितने नुकात होंगे उसमें टेंजिबल किस्म के? देखें जो बज़ाहिर हमारा जो इतने अरसे की जो जद्दोजहद है वो किस चीज़ के लिए? वो इसी चीज़ के लिए ना, जमहूरियत की बहाली के लिए। इसको आप जमहूरियत तो नहीं कह सकते जिस पे आपका वोट पर ही डकैती मारी जा रही हो। यानी दिन के उजाले में लोग आपको वोट दे रहे हैं, बैलेट को एज ए खामोश इनकलाब इस्तेमाल करें, लेकिन रात के अंधेरे में धौंस से, धांधली से, डब्बे चोरी करके उनके ऊपर डकैती मारी जाए। बेसिकली तो ये जमहूरियत ख़त्म करने के बराबर है ना, अवाम का भरोसा इस सिस्टम पर उठाने के मुतरादिफ है। क्योंकि अब अवाम तो यही कहती है कि आप क्या करें, आप सिलेक्शन कर लें, आप बता दें ये फ़लाँ हल्के का MP है, ये फ़लाँ हल्के का MNA है, इसको हमने इस तरह से लेकर आना है, इसको हमने वज़ीर आज़म बनाना है। जिस पर फ़र्द जुर्म लग रही होगी उस दिन वो वज़ीर आज़म। मुझे ये बताइए, ये हमारी सियासत के मैं ये कहते कि हमारी सियासत के झगड़े बिल्कुल अपनी जगह, जो दुख आपको है, हुकूमत को आपसे है, आपको हुकूमत से, वो अपनी जगह। हम ये देख रहे हैं बतौर सहाफ़ी और बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त जो है अभी भारतीय जारियत का ख़तरा टला नहीं है, और ऐसे वक्त में आपके ख्याल में तहरीक चलाने का एक मुनासिब वक्त है? और क्या इस बात का इम्कान है? ये दो सवाल आपसे मैं कह रहा हूँ कि क्या ये जो भारतीय जारियत का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, और नंबर 2, अगर हुकूमत आपसे कहे कि आइए हम बैठ कर बातचीत कर लेते हैं, कुछ मामला को तय करते, तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वज़ीर आज़म खान साहब ने जेल से ये बताया था कि मोदी वो सांप है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, और इस वक्त वो एक इंतकाम की आग में जल रहा है, तो वो किसी किस्म के मिस एडवेंचर में जा सकता है। लेकिन देखें, ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जो इस वक्त हर तरह की, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं उस जिसे कह दें कि इस वक्त इनकलाब पसंदों के उस कबील से हूँ कि जिस पर आपने 2.5 साल वो जुल्म सितम किया और अभी भी आप लोग ढा रहे। हमने तो ये प्रूफ किया कि जब बात पाकिस्तान की आई, जब भारतीय जाहरियत की आई, तो हम मुल्क के साथ खड़े हुए, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए, क्योंकि जब भी बैरूनी ख़तरा होगा तो पाकिस्तान एक है,
सियासत हम बाद में करते हैं। आपने जो वजीर आज़म इमरान खान की जेल से भी ललकार थी, उसने भी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उनका एक ट्वीट इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बना था। यही बार बार हम तब भी बात करते थे, यही हम बात करते हैं कि जब इस मुल्क को एक बैरूनी ख़तरा हो तो जो इक़्तिदार का कब्ज़ा माफिया है, लम्हा फ़िक्रिया उसके लिए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया क्या आप देखते हैं? आप एक एमपीए की सीट के लिए वो हरकतें करते हैं अपने एक सियासी मुखालिफ को शिकस्त दो चार करने की। और क्या होता है बेसिकली, आप क्या कर रहे होते हैं? आप ये हमारे साथ नहीं गलत कर रहे, आप ये पाकिस्तानी अवाम के साथ गलत कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को छीन रहे हैं। देखिए, हमने तो 9 अप्रैल भी सहा है, हमने तो 8 फरवरी भी सहा है, हमने तो अब ये इलेक्शन भी सहा है, हमने तो जेलें, FIRs, 788 दहशतगर्दी, बगावत के चार्जेस, सिर्फ 1 मिनट, ये सारे इल्ज़ामात हंस के सहे हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल करती हूँ, क्या किसी और पार्टी का इतना जिगरा है? लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए हम डट के खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए आप लोग डट के खड़े हैं। लेकिन अब इससे एक मुंसलिक वो है सवाल है जो मैंने अर्ज़ भी किया था कि हुकूमत अगर कहे कि जी आइए मिल बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं हम दूर करते हैं, कुछ आप हमारे खदशात को दूर करें, क्या इम्कान है इस बात का? क्या दोबारा से गुफ्तगू जो है बहाल हो सकती है? देखिए, हुकूमत आप किसको लेते हैं? मतलब मुझे तो पहले शहबाज शरीफ साहब को लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं जी। अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि जो एक पीपी का इलेक्शन भी फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाकर लड़ रहे हों, जो एक पार्टी का इलेक्शन धौंस धांधली से जीतने के बाद भी शुक्रिया की ट्वीट कर रहे हों, आप उनको कहाँ पर लेंगे? आप उनको क्या खुद वर्थ देंगे? बेसिकली तो वो खुद से चीज़ों को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो खुद से अपनी कीमत, वक़्त, हैसियत को कम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम बेसाखियों पर आए हैं, ये बता रहे हैं कि हम डिग्गी में बैठकर डील्स करते हैं, ये बता रहे हैं कि अवामी हमायत की हमें कोई परवाह नहीं है। हम कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, मतलब वो इक़्तिदार में बैठे हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका कोई इख्तियार भी है, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग भी है। जो ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं जारियत पर एक बयान नहीं दे सकते, आप उनको किस हद तक समझते हैं? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस तरह के लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। मैं ये करूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जो आपके बहुत सारे और साथी हैं दीगर जमातों के, उनका कहना है कि जी मतलब है कि सियासी फोर्सेस से ही, यानी कि सियासी क़ुव्वतों से ही गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये जो PTI की ख्वाहिश है कि जी हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो कहते हैं वो खुद अज़ खुद जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। जनाब, जमहूरियत कैसे कमज़ोर होती है? जमहूरियत ऐसे कमज़ोर होती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो, आप एक पार्टी से बल्ले का निशान ले लें, उसके कैंडिडेट्स को खड़ा ना होने दें, उनके कवरिंग कैंडिडेट्स तक को अगवा कर लें, उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लें, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम आपको आलू, बैंगन, टींडे, चिमटे, जूते, हर चीज़ पर हरा दे। उसके बाद आप ये देखें कि आपको 4 बजे डब्बे उठाने पड़ जाएं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब करने पड़ जाएं, पोलिंग एजेंट्स को धक्के मार के निकालना पड़ जाए, आपको एक ऐसा रिजल्ट जारी करना पड़ जाए जिसके ऊपर ऑपोजिट जमातों में से किसी एक जमात के पोलिंग एजेंट्स के किसी किस्म के दस्तखत ना। ये दुख तो आपने कई बार बयान किया है। अगर हम अपने आप से मजाक कर रहे हैं, अगर हम नहीं, एक सेकेंड आमिर भाई, अगर हम अपने आप से मजाक कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को रियलाइज नहीं करना चाहते हैं, यही तो बात है। एक पार्टी, एक लीडर खड़ा है जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है और आप ये सिलसिला जारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जमहूरियत नहीं चाहते। कहा यह जा रहा है कि मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, नाज़रीन वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो आलिया हमजा साहिबा से हमारी इख्तिलाफ जारी रहेगा और उसमें ये भी पूछेंगे कि पंजाब के अंदर जो है PTI के अंदर सुना है कुछ मतलब है कि मामलाते दिल जो है इतने मुनासिब नहीं चल रहे, आलिया हमजा साहिबा को खुद जो है कुछ चैलेंजेस का सामना है, किस तरह से पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी, बात करते हैं वक्फे के बाद।
प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे इस सेगमेंट में मेहमान हैं आली हमजा साहिबा, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। इनसे वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे, कुछ हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की कौमी सियासत पे बात कर रहे थे कि PTI का क्या एहतजाज का प्लान है, उसके बारे में उन्होंने कुछ हमें बताया। अब इस सेगमेंट में ज़रा से हम आलिया साहिबा आपसे पूछेंगे कि PTI पंजाब, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जी PTI पंजाब जो है वो उस भरपूर तरीके से मैदान में नहीं आ पा रही, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, कि जो मतलब है कि जो लोग कहते हैं ना हालात के मुतकाज़ी है कि वहाँ से अगर आप लोग अनाउंस भी करते हैं कभी कैंपेन तो इतने लोग नहीं निकल पाते। फिर साथ साथ जो आपको रिओर्गनाइज़ करने की बात की तो उसके अंदर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन पहले तो इस पर ही आ जाएँ कि क्या वजह है कि PTI पंजाब जो है वो बैकफुट पर नज़र आ रही है। जी मुझे तो नहीं लगता आमिर भाई PTI पंजाब बिल्कुल भी बैकफुट के ऊपर है। आपने समड़ियाल के इलेक्शन में देखा है पूरी PTI पंजाब ने जिस तरह से मिलकर इस इलेक्शन को लड़ा था। हर पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर हमारा कोई ना कोई MNA MPA टिकट होल्डर के कैंडिडेट्स अपने लोगों के साथ मौजूद थे। मैं तो पूरे PTI पंजाब को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। हम सब ने इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लड़ा है। अभी तक जितनी भी मुझे कामयाबी मिली है, चाहे वो रैलियों की फॉर्म में हो, चाहे वो कन्वेंशंस की फॉर्म में हो, चाहे वो यूनियन कौंसिल लेवल पर भी हो, देखें वो पार्टी हमारे इतने मतलब हम ने बेबी स्टेप से, जब मैंने यहाँ शुरू किया तो हमने बेबी स्टेप से शुरू किया। आप ये देखें ये वही पंजाब है जहाँ पर खान साहब की तस्वीर लेने के ऊपर मुकदमे हुए हैं, यहाँ पर PTI का परचम उठाने के ऊपर मुकदमे हुए हैं, PTI का परचम दुकानों में रखने पर मुकदमे हुए हैं। आज हम बेबी स्टेप्स लेते लेते समड़ियाल में जलसा कर गए, समड़ियाल में इतनी बड़ी मैस मोबिलाइजेशन कर गए RO ऑफिस के बाहर। इसी तरह हमारी रैलीज देख लें, हमारी एक वो जमात जो हुकूमत में भी है, इक़्तिदार में बैठी है, पंजाब में भी, सेंटर में भी, बाकी जगहों पर भी काबिज है, उनकी रैलीज और हमारी रैलीज का जिनके ऊपर FIRs का ख़तरा हो, अदालतों का ख़तरा हो, 780A के खदशों, उसके बावजूद जो हमारी, मैं तो बिल्कुल खिराज तहसीन पेश करूँगी अपने एक एक वर्कर को, अपने एक एक टिकट होल्डर को, अपने एक एक MNA MPA सब लोगों को। अच्छा ये बताइए, ये मुझे बताइए, ये कोई पॉइंट नहीं नोटेड, होता, ये सब लोग हैं जिनकी वजह से आज हम कामयाब हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपको जिम्मेदारियाँ दी गई कि जी तंजीम 9 की जाए तहरीक इंसाफ की, फिर उसके बाद हमने सुना और आप मतलब आपने खुद आपको मुझसे इल्म होगा कि जी सुना पार्टी के अंदर से कुछ आपकी मुखालफत हुई और इतनी हुई कि फिर इमरान खान साहब को बताते खुद जो है इंटरवीन करना पड़ा कि आपको दोबारा कमेटी में शामिल कराया जाए। क्या मामला है कि वो जो एक पार्टी में इन हालात में जो यूनिटी की ज़रूरत होती है वो बाज़-औक़ात दिखाई नहीं देती और उसमें ज़रा सा आपको ज़रा सा नहीं काफ़ी जो है फ्रिक्शन नज़र आता है। अच्छा वैसे मैं एक बात बता दूं कि इंटरनली ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा। इंटरनली मेरे ख्याल में इख्तलाफ नहीं होता, हमारे इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। जहाँ तक ये सारा एपिसोड हुआ जी, मैं तो समड़ियाल की कैंपेन में थी पिछले काफ़ी दिनों से और मुझे तो ना इन चीज़ों में का पता था और ना मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। देखिए मेरा काम है, मैं एक वर्कर हूँ। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म खान को आपको ये क्रेडिट देना चाहिए, वही पंजाब जिसमें एक तरफ शरीफ ख़ानदान की एक जो साहबजादी हैं उन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया जिनके अपने क्रेडिट पर कुछ नहीं था, और एक तरफ तहरीक इंसाफ ने अपनी एक कारकुन को चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे पर रखा और बिठाया और उसके बाद मुझे पूरे इख्तियारात दिए गए। मैं ये समझती हूँ कि ये दो नज़रियों का फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा होता है। उसके बाद देखिए ये चीज़ें बहुत छोटी रह जाती हैं, कमेटियाँ बन जाना, काम वो नहीं होना। हमारा ग्राउंड पर इतना ज़्यादा काम है, हमारा फोकस, हमारा मकसद, हमारा नज़रिया इतना बड़ा है कि ये चीज़ें ना बहुत पैटी रह जाती हैं, ये चीज़ें बहुत छोटी रह जाती हैं। हमारा फोकस मरियम साहिबा के तज़किरा अपने किया, लीडर की रिहाई है। हमारा फोकस उनकी अहलिया को जिस तरह वो मतलब उनकी तबीयत पर हमें बात करनी चाहिए, जिस तरह से उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी इजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, महमूद रशीद साहब को, मिलिट्री कस्टडी वालों को, हमारे गुजरांवाला के लोगों को, बाकी जगह पर हमारे कारकुनों को रखा जा रहा है। देखें जब बात
एक पार्टी इतनी तकलीफ, इतने मसाइब से गुजरी हो, तो ये बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। मेरा होना ना होना, मैं किसी चीज में पॉइंट नोटेड। मैं एक आखिरी सवाल, और उसके बाद कारकुन। आखिरी सवाल, अगर आप जरा, आपने तकाबुल किया कि जी नून लीग ने मरियम साहिबा को जो है तंजीम नौ के लिए रखा, फिर उधर से आप सामने आई। मरियम साहिबा बतौर चीफ मिनिस्टर, अब यहाँ पे जब हम सिंध से बैठ के देख रहे होते हैं तो बाद लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जी बड़ी फाल हैं और बड़े बड़े वो तरक्याती मनसूबे लेकर आ रही हैं, हत्ता कि मतलब है पंजाब एयर लेकर आ रही हैं, फ़ज़ाई कंपनी कर रही हैं, ट्रेन का एक वो कह रही है कि जी फास्ट मूविंग ट्रेन होगी, दीगर काम होंगे। क्या मतलब, ठीक है सियासी मुखालफत अपनी जगह, कारकर्दगी के लिहाज से कैसा देख रही हैं आप उन वज़ीर आला को अपनी? जी बिल्कुल, उनकी कारकर्दगी टिकटॉक में, इश्तिहारात में, अखबारों को इश्तिहारात देने में तो नंबर 1 है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने है। इस वक्त जो किसान के हालात हैं, मतलब मैं किस किस फसल का नाम लूँ। इस वक्त किसान तो अगली कभी गंदम काश्त ही नहीं करेगा। आप मकई की हालत देख लें, आप चावल की हालत देख लें, आप बाकी चीज़ों की हालत देख लें। आप मुझे एक ऐसी चीज़ बता दें, मतलब मैं जितनी हमारे प्रोजेक्ट से जिनको ये उस्मान बुज़दार साहब पर कमेंट करते थे, मतलब आप तो उस्मान बुज़दार ट्रिपल+ हो गई ना, कि आपको उस्मान बुज़दार साहब की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स पर अपनी तख्तियाँ लगानी पड़ी, और हमने प्रूफ से ये किया है, और हमने अदालतों में और उसके बाद अगर तशनगी रह गई आपसे गुफ्तगू में, मुझे कहा ही जा रहा है कि रैप अप करूं मैं इस सेगमेंट को। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तहरीक ने रहनुमा आलिया हमजा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, और जनाब यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ तस्करा करेंगे आने वाले बजट का। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, बजट की आमद और ज़राए के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि जी वफाक की तरक्याती बजट जो है वो 2 सूबों के तरक्याती बजट से कम है। जी हाँ, इससे आप जो है वफाक पाकिस्तान की तंगदस्ती का अंदाज़ा कर सकते हैं। सिंध का तरक्याती बजट जो है वो 1025 बिलियन रुपए और पंजाब का जो है 1100 बिलियन रुपए होगा, जबकि वफाक का जो है वो 1000 बिलियन। अगर ये भी वो खर्च कर पाया, वाकई इस 1000 बिलियन में से जी बलूचिस्तान को एक शहरा बनाने के लिए तकरीबन 120 बिलियन रुपए दिए जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सिंध को कुछ 47 बिलियन जो हैं कमिट हो चुके हैं, जबकि पंजाब को 16 अरब मिलेंगे। बाकी का भी हिसाब किताब होता रहेगा। एक और दिलचस्प बात, उड़ान पाकिस्तान जिसका ऐलान गुज़श्ता दिसंबर में किया गया था और बड़े ज़ोरदार तरीके से किया गया था, उसके किसी मंसूबे के लिए कोई रकम जो है नहीं रखी गई। फिर भी सिंध और पंजाब का दबाव है कि जी वफाक उन्हें मज़ीद पैसा दे। यही नहीं, दोनों ही सूबे जो हैं फिराकजली से वहाँ रकम खर्च करें कि जहाँ से रकम बचाई जा सकती थी। इसके साथ ही आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।